हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सी लैंग्वेज सीखने की आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टोकन्स के बारे में। तो टोकन से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट को टोकन कहा जाता है। सी लैंग्वेज हैज द फॉलोइंग टोकन। एक सी लैंग्वेज में इन टोकन्स का यूज होता है। नंबर 1 कीवर्ड और रिजर्व वर्ड, जिसे आरक्षित शब्द भी कहा जाता है। नंबर 2 होता है आइडेंटिफायर्स। नंबर 3 होता है पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स। नंबर 4 ऑपरेटर्स। नंबर 5 एंड लास्ट कॉन्स्टेंट्स और लिटरल्स। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सी शार्प हो, लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इन्हीं टोकन्स का यूज किया जाता है। तो अब हम इन टोकन्स को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टोकन होता है वो होता है कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। Keywords are the predefined reserve words that convey a special meaning to the language compiler। अब कीवर्ड क्या है, इन्हीं को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरक्षित शब्द। जिस टाइम सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या कोई भी लैंग्वेज जिसमें हम लोग कीवर्ड्स का यूज कर रहे होते हैं, तो जिस टाइम वो लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, तो उन लैंग्वेज के जो डेवलपर्स थे, जिन लोगों ने उस लैंग्वेज को डेवलप किया था, उन लोगों ने कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज में यूज कर लिए थे। तो उन नए वर्ड्स को या उन वर्ड्स को, उन रिजर्व वर्ड्स को हम लोग एज अ आइडेंटिफायर अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर की तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मीनिंग ऑलरेडी फिक्स्ड होती है। तो हमारी सी लैंग्वेज में 32 जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं टेबल के अंदर, ये रिजर्व वर्ड हैं। इनको हम लोग आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल्स के रूप में या फंक्शंस के रूप में या क्लास के रूप में या एरे या पॉइंटर, इनम, स्ट्रक्चर, किसी भी रूप में हम इन वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं, ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में यूज हो चुके हैं, इसलिए इनका यूज नहीं करना है। अब हमें एज एन रिजर्व वर्ड, सॉरी एज एन आइडेंटिफायर। अब यहां पर क्या है, देखिए ऑटो, अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं इंट ऑटो नाम से, अब आप देखिए जो आइडेंटिफायर है वो हो गया ऑटो। तो ये वेरिएबल हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। तो इसमें अगर आप आइडेंटिफायर के रूल्स देखेंगे तो सारे रूल्स ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये वैलिड होना चाहिए था। लेकिन ये ऑटो जो वर्ड्स है, ये हमारा एक कीवर्ड है, जिस कारण ये इनवैलिड बन जाता है। इसको हम लोग वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ऐसे अगर गोटू नाम से मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूं, तो मैंने यहां पे लिखा इंट गोटू। तो अब आप देखिए जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है गोटू नेम से, तो वैसे तो ये आइडेंटिफायर के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन एक कीवर्ड्स हमने ये भी लॉजिक आपको बताया था या रूल्स बताया था कि कभी भी वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर को हम लोग एक कीवर्ड की का यूज नहीं कर सकते। यानी कि जब भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल बनाएंगे तो कोई कीवर्ड्स उसमें यूज नहीं हो सकता है। तो ये गोटू जो है कीवर्ड है, जिस कारण ये इनवैलिड बनता है। तो इसलिए जब भी हम लोग कोई भी आइडेंटिफायर यूज करेंगे, चाहे वो आप वेरिएबल डिक्लेयर करिए, चाहे वो कोई क्लास आप डिक्लेयर करिए, चाहे आप पॉइंटर डिक्लेयर करिए, या जब कभी भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो हमें इन वर्ड्स का यूज करने से बचना होगा आइडेंटिफायर के तौर पे। वैसे तो ये यूज होंगे ही होंगे कि भाई अगर हम लोग फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले नाम से, तो उससे पहले तो ये यूज होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो कौन है? डिस्प्ले है। तो इस जगह पे यूज नहीं होना चाहिए, बाकी और जगह तो ये यूज होंगे। तो फिलहाल आइडेंटिफायर के तौर पे इन सभी रिजर्व वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफायर। अब सेकंड जो टोकन होता है वो क्या होता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? प्रोग्राम के किसी भी पार्ट्स को जिस नेम के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है या पहचाना जाता है, उस नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। एन आइडेंटिफायर इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम which is used to name any variable, method, class, array, etc। यानी कि एक आइडेंटिफायर जो होता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोग्राम का, जिसके थ्रू हम लोग किसी वेरिएबल को या किसी मेथड या फंक्शंस को, किसी क्लास को, किसी एरे को, किसी पॉइंटर को नेम असाइन करते हैं। जैसे एक मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसका नाम हो गया n, और एक और मैंने फंक्शन यहाँ पे बना दिया void display।
तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए मैंने दो आइडेंटिफायर यूज कर लिए हैं। एक तो एन हो गया आइडेंटिफायर, दूसरा कौन हो गया, डिस्प्ले होगा। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर। तो ये होगा आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, देखिए उसके थ्रू हमें पता चलता है किसी वेरिएबल का नाम क्या होगा और किसी फंक्शन का नाम क्या होगा। तो जिस यूनिट के थ्रू हम लोग प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर पार्ट का नामकरण करते हैं उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ एन और डिस्प्ले हमारे आइडेंटिफायर हैं और आईएनटी और वॉइड के हैं, ये डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्चुएटर और सेपरेटर्स की। पंक्चुएटर और सेपरेटर्स आर स्पेशल कैरेक्टर लाइक, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स का भी हम लोग यूज करते हैं जो अलग अलग जगहों पर यूज होते हैं, उन्हें पंक्चुएटर या सेपरेटर कहा जाता है। तो ये हमारे जो सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सिंबल्स ये जो हैं इनको हम लोग पंक्चुएटर्स या सेपरेटर्स कहते हैं। इनमें जो फर्स्ट टू हैं इनका यूज हम लोग एरे डिक्लेयर करते टाइम करते हैं, जैसे इंट ptr नाम का अगर हम लोग एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो देखिए स्क्वायर सबस्क्रिप्ट ये बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये वहां यूज होते हैं। ऐसे ये जो थर्ड एंड फोर्थ है इसका यूज हम लोग कोई मेथड या फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने वॉइड डिस्प्ले का यूज किया तो यहां पर फंक्शन के बाद इन दो पेयर्स का यूज किया जाता है। ऐसे जो कर्ली ब्रेसेज होता है वो किसी मेन मेथड के बाद आपने देखा होगा स्कोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है कि मेन मेथड यहां से स्टार्ट होता है यहां फिनिश होता है। ऐसे कॉमा क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। जैसे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल अगर मैं एक सेम लाइन पे डिक्लेयर करने वाला हूं तो ये एन और ए को सेपरेट कौन कर रहा है, हमारा कॉमा सेपरेटर को अलग कर रहा है और दोनों के लिए कॉमन डेटा टाइप क्या होगा, इंट। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग स्टेटमेंट में लिखते तो शायद ऐसे हमें लिखना पड़ता, पहले हम लोग इंटीजर टाइप का वेरिएबल एन डिक्लेयर करते तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट टाइम पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल में ए डिक्लेयर करता। तो इमेजिनेशन कर लीजिए अगर मुझे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते ऐसे 10 लाइंस में लिखना होता, लेकिन अगर मैं उन्हीं 10 वेरिएबल को कॉमा करके एक लाइन पे लिख सकता हूं। तो कॉमा का यूज यहाँ होता है। सेमीकोलन हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को फिनिश करने के लिए देखिए लास्ट में सेमीकोलन वर्ड का यूज कर रहे हैं। ऐसे कोलन क्या होता है, लेबल बनाने के लिए यूज होता है। हम लोग स्विच केस में या गो टू स्टेटमेंट में जब लेबल क्रिएट करेंगे तो वहां पे इन चीजों का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से पंक्चुएटर और सेपरेटर्स क्या हैं, कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो प्रोग्रामिंग के अलग अलग जगहों पर अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट यूज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टोकन है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आर टोकन्स व्हिच वर्क ऑन ऑपरेंड। ऑपरेटर कुछ स्पेशल टोकन होते हैं जो ऑपरेंड पे काम करते हैं। अब ऑपरेंड क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, मैंने लिखा x प्लस वाई। अब एक एक्सप्रेशन हमारी ये हो गई x प्लस वाई, सेकेंड एक्सप्रेशन हो गई a प्लस बी और मैंने एस्टिक सी, तो एक एक्सप्रेशन हमारी ये हो गई सेकेंड वाली। तो मैंने दो एक्सप्रेशन यूज कर लिए हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये है, सेकेंड एक्सप्रेशन हमारी ये हो गई। अब यहां पर x और y क्या होते हैं, ऑपरेंड होते हैं। x और y को ऑपरेंड कहा जाता है और जो प्लस होता है इसे बोला जाता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है, जो ऑपरेंड पर एक्टिविटी करता है उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि जिनके ऊपर एक्शन लिया जाता है वो कौन हो गए, वो कहलाते हैं ऑपरेंड। तो यहां x और y क्या हो गए, ऑपरेंड होंगे, यानी कि ऑपरेंड मींस जिनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा उन्हें ऑपरेंड कहते हैं और जो एक्शन लेगा या जो काम करेगा उसे कहा जाता है ऑपरेटर। तो इस एग्जांपल में एक्स वाई हमारा ऑपरेंड हो गया और वाई क्या कहलाएगा, ऑपरेटर। तो वो सिंबल जो अलग अलग ऑपरेंड पर एक्टिविटी करने का काम करता है उसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ प्लस और एस्ट्रिक क्या हो गए, हमारे ऑपरेटर हो गए। ए बी और सी क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर्स आर टोकन्स व्हिच वर्क ऑन ऑपरेंड, यानी कि वे सिंबल जो ऑपरेंड पर एक्टिविटी करते हैं या ऑपरेंड पे एक्शन लेते हैं उन सिंबल्स को ऑपरेटर कहा जाता है। सम ऑपरेटर्स आर अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एक्सेट्रा। अब हमारे प्रोग्रामिंग में ये अलग अलग तरीके के ऑपरेटर यूज होते हैं, इनके लिए मैं हर ऑपरेटर के लिए अलग अलग वीडियो आपको अलग से क्रिएट करता हूं या करूंगा।
तो आपको ध्यान ये रखना है कि हर ऑपरेटर को आपको समझना होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, या किस ऑपरेटर को हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं, या टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सब ऑपरेटर को अगर मैं यूज करूंगा तो काफी लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा, तो इनके लिए मैं अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा। तो अभी आपको केवल ये ध्यान रख लेना है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, यानी कि वे सिंबल जो किसी एक्सप्रेशन में ऑपरेंड पे एक्शन लेते हैं या ऑपरेंड पे एक्टिविटी करते हैं, उन सिंबल्स को या उन चिन्हों को हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कांस्टेंट और लिटरल्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, हिंदी वर्ड है स्थिरांक, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती है टाइम के अकॉर्डिंग, उन एलिमेंट्स को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जनरली वेरिएबल क्या होता है, देखिए वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे सपोज अगर मैं कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं इंट n, अब इस n को मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी 5, यानी कि शुरुआत में n की वैल्यू 5 हो गई, थोड़ी देर के बाद n की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट हो गया, तो इस तरीके से n की वैल्यू हो गई 7। फिर अगले स्टेटमेंट में n की वैल्यू में फिर बदलाव हुआ, तो n में 3 और ऐड हो गया, यानी कि 7 में 3 ऐड हो जाएगा, तो अब n हो गया 10। अगली बार क्या हुआ, n में 2 का डिक्रीमेंट हो गया, तो n की वैल्यू फिर चेंज हो गई, यानी कि अब 2 माइनस होना है, तो 10 था, 10 में से 2 माइनस हुआ तो कितना होगा 8। यहां यानी कि यहां पहुंचते पहुंचते n देखिए 8 हो गया। तो ये n क्या है, अलग अलग समय पे इसमें बदलाव होते रहे। अब हमें भी नहीं मालूम है कि कब n की वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए ये एलिमेंट कभी 5 था, कभी वो 7 हुआ, कभी वो 10 हुआ, कभी 8 हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अभी कितने इसमें वेरिएशंस होंगे, कितने चेंजेस होंगे, तो फिलहाल ये हमें मालूम नहीं है। तो जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, समय के अनुसार या समय के हिसाब से अपनी वैल्यू को बदलता रहता है, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती है। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम लोग कांस्टेंट्स या लिटरल्स कहते हैं। कांस्टेंट्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोग्राम रन। तो कांस्टेंट कुछ डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी वैल्यू प्रोग्रामिंग के दौरान कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड रहती है। जैसे आप लोग नॉर्मल मैथ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी देखते होंगे कांस्टेंट यूज करते, पाई है, पाई वैल्यू क्या होती है 22/7 है, 3.14 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो चेंज थोड़ी ना होती है। तो ऐसे कांस्टेंट क्या है प्रोग्रामिंग में, वो एलिमेंट जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में फिक्स्ड रहती है, स्टैटिक रहती है, हमेशा चेंज नहीं रहती है, यानी कि बदलती नहीं रहती है, एक जैसी रहती है, तो उन एलिमेंट्स को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इट इज एन आइडेंटिफायर दैट डिनोट्स अ स्टोरेज लोकेशन। तो ये एक वेरिएबल ही होता है एक तरीके से कांस्टेंट, लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, तो इसलिए वेरिएबल क्या है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है। ऐसे हमारा कांस्टेंट भी क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है। वी कैन डिक्लेयर कांस्टेंट बाय द फॉलोइंग मेथड। अब देखिए किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल इंट n डिक्लेयर कर दिया, तो ये होगा नॉर्मल वेरिएबल। अगर मैं इससे पहले const कीवर्ड का यूज कर लूं, तो यानी कि नॉर्मल वेरिएबल से पहले अगर const कीवर्ड का यूज कर लिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कांस्टेंट में। तो अब ये बन गया कांस्टेंट, तो अब ये कांस्टेंट हो गया, यानी कि एक वेरिएबल से पहले अगर const कीवर्ड का यूज कर लिया जाए, तो C और C++ में वही वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। अब इस वेरिएबल की जो वैल्यू हम स्टार्टिंग में देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फ्लोट पाई नाम का वेरिएबल लिया है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम है पाई, उसकी वैल्यू 3.14 मैंने मेंशन कर दिया है, और इससे पहले लगा दिया कांस्टेंट। तो यानी कि ये अब पाई क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। नाम कुछ भी हो सकता है, ये आइडेंटिफायर है, इसका नाम मैं ABCXY कुछ भी रख सकता हूं। तो फिलहाल अब ये 3.14 हो गया, const हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग बदलेंगे नहीं, पूरे प्रोग्राम में फिक्स्ड रहेगा, यही यूज होगा। अब बाकी जो फ्लोट होता है उसके आगे हम लोग f लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हम लोग ऐसे भी फ्लोट टाइप की वैल्यू को कांस्टेंट बना पाएंगे, ऐसे भी बना पाएंगे। तो ये होगा एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल कांस्टेंट बनाना। अगर ऐसे मुझे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक इंट लिखा और r इक्वल लिख दिया 5, तो ये अभी तो नॉर्मल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी। तो अगर मैं इससे पहले const कीवर्ड लगा दूं, const int r इक्वल 5, तो अब ये बन गया कांस्टेंट।
अब कांस्टेंट का मतलब अगर बाद में मैं इसकी वैल्यू को ऐसे 2 का इंक्रीमेंट करना चाहूं, इसमें कोई बदलाव करना चाहूं, तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाती है, यानी कि वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अब ये परमिशन नहीं है, क्योंकि अब ये कांस्टेंट बन चुका है। तो कांस्टेंट कहता है भाई मेरी जो स्टार्टिंग वैल्यू आपने रखी है पूरे प्रोग्राम में उसी वैल्यू को रहेगा, वो वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट होते हैं पूरे प्रोग्राम में उनकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जबकि एक नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है, वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये कांस्टेंट और आज के ये सारे टॉपिक और के ये जितने भी मैंने टॉपिक क्लियर कराए हैं वो सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने जो बात करी थी, पहला कीवर्ड था, ठीक है, टोकन्स। कीवर्ड क्या होता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी ऑलरेडी मीनिंग फिक्स्ड होती है उनको हम लोग कीवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफायर, यानी कि वे एलिमेंट जो प्रोग्रामिंग के दौरान नेम को डिसाइड करते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं। नेक्स्ट आता है पंक्चुएटर और सेपरेटर, और ये क्या होते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिन्हें पंक्चुएटर या सेपरेटर कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऑपरेटर्स, यानी कि कुछ हमारे सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेंड पे काम करते हैं, उनको ऑपरेटर कहते हैं। लास्ट आता है कांस्टेंट, यानी कि वे एलिमेंट जिनकी वैल्यू प्रोग्राम में फिक्स्ड रहती है उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।